Part 2. अच्छा, जो पाकिस्तान के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने केस स्टडीज़ देना शुरू कर दिए ताकि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग की आदत पड़े, उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग की आदत पड़े और वो उससे नतीजा अख़ज़ कर सकें और वो देख सकें उन्होंने आगे क्या करना है। एडेप्टेबिलिटी, एबिलिटी टू अडैप्ट चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। हमारे यहाँ ना रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप किसी को कहें ना कि जी आप सैमसंग यूज़ करें, आप एप्पल ले लें, वो कहेगा ना ना मैं तो नहीं ले सकता, बिकॉज़ ये हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। सो हमारे बच्चों को अडेप्टेबिलिटी सिखानी है और उनको इस टेक्नोलॉजी के साथ इक्विप्ड होने दें, उनसे टेक्नोलॉजी दूर ना ले जाएं किसी भी सूरत में। अच्छा, अब बात हो जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस की, बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, एम्पैथी नहीं है, सोशल स्किल्स नहीं है और वो रिएक्ट करते हैं, रिटेलिएट करते हैं, गुस्सा करते हैं और वो आपको देखकर करते हैं ना, कि अगर पेरेंट्स जो हैं वो चीख कर बात कर रहे हैं किसी छोटी सी चीज़ के ऊपर, नहीं ये मत करो वो मत करो, यार ये सारी चीज़ें जो है बच्चा अडॉप्ट करता है और बच्चा आपकी नसीहतें नहीं सुनेगा, आपको जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं ना उसको देखकर आपकी चीज़ें अडॉप्ट कर लेगा। सो बच्चे को बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जाए और उसके सामने कोई ऐसा बिहेवियर ना इख्तियार किया जाए जिसको बच्चा अडॉप्ट कर ले। अच्छा, एक और स्किल जो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो होगी डिसीजन मेकिंग। वैसा ना हो बच्चा उस वक्त सोचता रहे उसके सामने दो रास्ते नजर आए कि मैं ये करूं या वो करूं और वो कंफ्यूज हो जाए। और डिसीजन मेकिंग किस तरह से स्टार्ट होती है कि आप बच्चे को, अगर वो छोटा है तो आप उसको गाइड ना करें। ऐसा ना हो कि हर वक्त इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं कि आर्मी की तरह ट्रीट किया जा रहा है। बच्चे को करने दें अपने तौर पर कोई भी चीज़, अगर वो कोई चीज़ खोलने की कोशिश कर रहा है उसको खोलने दें, वो कोई काम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है तो उसको बीच में ना रोकें, वो कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहा है तो उसको बीच में ना रोकें अगर वो गलत भी ड्रॉ कर रहा है। लेट हिम थिंक कि उसने सही ड्रॉ किया है या गलत ड्रॉ किया है, वो उसको इरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उसकी डिसीजन मेकिंग की इब्तिदा है। इसके बाद तो आगे जाके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप बच्चे के साथ बैठकर, अगर वो इवन बाहर जाने का फ़ैसला है, क्रिकेट खेलने का फ़ैसला है, कज़न्स में ना जाने का फ़ैसला है, उससे ज़रा थोड़ा सा सॉफ्ट करके टाइम निकालें यार। आजकल पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, उनको ये समझ नहीं आता, वो समझते हैं जी हम पैसा कमा के बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं तो बच्चा बड़ा काबिल निकल आएगा। बच्चे को सॉफ्ट स्किल चाहिए, आगे का दौर बहुत मुश्किल आने वाला है। अच्छा, किसी के बिना आइडियाज़ को स्नब ना करें। होता क्या है, बच्चा कोई आइडिया लेकर आता है, अगर बच्चा कहे कि जी मैं रेड कलर के पत्ते बनाना चाहता हूँ दरख्त के, तो हम कहते हैं कि ओ तुम्हें तो पता ही नहीं है, पत्ते तो ग्रीन कलर के होते हैं, लीव्स तो ग्रीन होते हैं। ये हमारी सोच है। आपको पता है रेड कलर के पत्ते भी होते हैं दुनिया में। तो क्रिएटिव होने दें बच्चे को, ठीक है, उसको इस्तेमाल करने दें अपने दिमाग को, क्योंकि जो इंसान की बॉडी है इसका जो पोर्शन आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो उतना ही स्ट्रांग बनता है। तो बच्चा अपने दिमाग को इस्तेमाल करे, ना कि आप उसको स्नैप करते रहें उसके आइडियाज़ को और उसकी क्रिएटिविटी को। सो लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू और शी वांट्स टू डू। एक चीज़ जो कि हम में भी बड़ी ज़रूरत है मगर फ्यूचर में ज़्यादा होगी, वो होगी टाइम मैनेजमेंट, बिकॉज टाइम इज़ मनी, ठीक है। तो उसको प्रायोरिटाइज करना सिखाएं कि इंपॉर्टेंट काम क्या होते हैं, अर्जेंट काम कैसे बन जाते हैं। क्योंकि अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, फॉर इंस्टेंस आपने बिल जमा कराना है, अब वो बिल जमा कराने की डेट 10th थी और आज 1st है और आपने कहा कल जमा करा देंगे, फिर सोचा परसों जमा करा देंगे, फिर इसी तरह टाइम गुजरता गया और पता चला 10 तारीख को आपकी ऑफिस में मीटिंग है और आप भागे भागे सोच रहे हैं कि यार मैं बिल जमा कराऊं या लेट फीस भरूं। इसी तरह से इसको प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं कि आप अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें कि यार इंपॉर्टेंट काम अर्जेंट ना बन जाए। वो इंपॉर्टेंट काम है, अगर आप डिले करते जाएंगे तो अर्जेंट बन जाएगा। सो ओवरऑल उसकी टाइम मैनेजमेंट सही करवाएं, उसको पता होना चाहिए उसने कब सोना है, उसने कब उठना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आर्मी स्केड्यूल डाल दें, मगर कम से कम उसको रियलाइज़ करवाएं, उसके साथ बैठें, उसको समझाएं। मेरा एक और लेक्चर था इसके ऊपर कि एक बच्चे को अजीम कैसे बनाया जाता है, खैर वो यहाँ पर नहीं है, किसी और साइट पे मौजूद है। वो अगर लेक्चर सुने ना तो उसमें माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ समझ में आ जाती हैं कि हमने कैसे बच्चे को अजीम बनाना है। अच्छा, रिजिलियंस जो है ना, एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम द फेलियर एंड सेटबैक। वो बच्चा अगर कोई चीज़ में फेल हो रहा है, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आप बच्चे को पहला फेलियर कब रजिस्टर करवाते हैं, जब वो टॉफ़ी का रैपर खोल रहा होता है और आप कहते हैं, बच्चे से नहीं खोल रहा होता, आप कहते हैं लाओ बेटा मैं खोल दूँ। बच्चे का दिमाग सीख जाता है मशीन लर्निंग की तरह कि जी मैं फेलियर हूँ। तो बच्चे को कोशिश करने दें। अगर आपको लगता है कि बच्चे में इतनी ताकत नहीं है कि वो रैपर चिप्स का या कैंडीज़ का या किसी चीज़ का नहीं फाड़ सकता, तो उसको हल्का सा टीयर करके दें ताकि उसको ये पता चले आई कैन डू इट। इससे उसका कैन डू एटीट्यूड डेवलप होगा। बहरहाल ये सारी बातें तो अपनी जगह पर हैं। सबसे बेहतर चीज़ जो बच्चों में डेवलप करवाई जा सकती है वो उनका अखलाक है, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस है कि वो पॉज करना सीखें। उनको पता होना चाहिए कि कैसी सिचुएशन में उन्होंने कैसे रिएक्ट करना है। बिल्कुल। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे अच्छे स्कूल्स हैं,
जैसे सादिक पब्लिक है, HSN है, JIK यूनिवर्सिटी, लैम्स, IP, कैम्ब्रिज, ये इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हैं। अगर कोई और स्कूल है तो उसका मुझे भी फ़िलहाल नाम याद नहीं है। ओवरऑल ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम डाउन ही है। जो गवर्नमेंट का एजुकेशन सिस्टम है वो सबके सामने ही है। इसलिए आपकी क्या राय है? इसका क्या निज़ाम बनना चाहिए? तो मैं इस पे बात कर लूँ कि ये इवॉल्व कैसे हुआ। एंशिएंट इंडिया के अंदर गुरु और शिष्य का ट्रेडिशन होता था। फिर बुद्धिस्ट और हिंदू सेंटर्स बन गए, और जैसे कि टेक्सला के अंदर भी मौजूद था, नालंदा पे भी मौजूद था। अच्छा, फिर इस्लामिक एरा आया जिसके अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ मदरसे कायम किए, इंस्टीट्यूट्स कायम किए, जी। और उसमें बड़े वेल नोन जो हमारे सेंट्स हैं, निज़ामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये लोग एजुकेटर्स थे वहाँ पे, और उन्होंने इस्लामिक एजुकेशन जो है उसको प्रीच किया वहाँ पर। 18th सेंचुरी में मदरसा रहीमिया कायम हुआ, जिसमें कि एक और सेंट जो कि बहुत मशहूर हैं वो वहाँ के एजुकेटर थे, जिनका नाम है शाह वलीउल्लाह। फिर यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया विद द अराइवल ऑफ यूरोपियन इन इंडिया, और फिर कॉलोनियल एरा आया जब ब्रिटिश कॉलोनीज जो हैं उन्होंने यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कायम किया। अब हमारा मॉडर्न एरा है, और अब हम देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं, और हमें क्या करना चाहिए कि हम दुनिया में कामयाब हो सकें और लोगों से कम्पीट कर सकें। अच्छा, मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि गवर्नमेंट के आप एजुकेशन के बारे में कुछ बताएं तो उसके लिए आप क्या ब्रीफ करेंगे? जी, जी, गवर्नमेंट की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर जो उसके मेरिट्स हैं ना, एक तो ये कि लो कॉस्ट एजुकेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने स्कूल्स हर जगह बनाए हुए हैं, तो हर जगह के ऊपर एक्सेसिबिलिटी मौजूद है, और उर्दू और इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, और जो भी हमारे यहाँ लिटरेसी रेट किसे कहते हैं, जो अपना नाम पढ़ सके, लिख सके, उसको हम लिटरेट कहते हैं। तो वो इसको फिफ्थ ग्रेडर भी कह सकते हैं कि 5वीं पास को हम कह देते हैं कि एजुकेशन है, और इसी से पाकिस्तान की जो लिटरेसी रेट है वो डिफ़ाइन होता है। सो बिल्डिंग्स और टीचर दोनों स्कूल फंडेड होते हैं, इसलिए कोई खर्चा ही नहीं होता, तो फीस भी कम होती है, हमसे टैक्स लिया जाता है और एजुकेशन पे खर्च किया जाता है। गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, एक तो वो इसके इंफ्रास्ट्रक्चर का है कि वहाँ पर कोई वॉशरूम्स नहीं होते, बच्चों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं होती, और उससे भी बड़ा मसला ये है कि जो टीचिंग करने के लिए स्टाफ आता है वो ना इंटरेस्टेड होता है, ना ही वो इतना क्वालिफाइड होता है कि उन बच्चों को ग्रूम कर सके। करिकुलम या सब्जेक्ट्स जो हैं वो आउटडेटेड होते हैं, और टीचिंग मेथड्स पुराने वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आप बलूचिस्तान की बात कर लें, वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं काम करता, उसका रीज़न ये है कि अगर वहाँ पर स्कूल बन जाएंगे तो लोगों को शऊर आ जाएगा, जब शऊर आ जाएगा तो वो बाहर चले जाएंगे, तो फिर गुलामियाँ कौन करेगा। तो ये बहुत डिफरेंट सी टॉपिक है, खैर इसके ऊपर हम बात नहीं करते। टेक्नोलॉजी का इन वहाँ पर कोई एक्सेस नहीं है बच्चों को, ना कोई डिजिटल एजुकेशन है। सो वो लोग एक्चुअली उस पुराने दौर की तरह एजुकेशन ले रहे हैं जो कि आज से शायद कई दहाइयों पहले एजुकेशन सिस्टम किसी भी जगह हुआ करता था, उस तरीके से वो लोग तालीम ले रहे हैं। अब पाकिस्तान के प्राइवेट स्कूल्स, बहुत बड़े बड़े स्कूल्स मौजूद हैं, और उसके जो मेरिट्स हैं वो यही है कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे रिसोर्सेज मौजूद हैं, स्मॉलर क्लास साइज़ होता है, ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं होता गवर्नमेंट की तरह, और मॉडर्न करिकुलम पढ़ाया जा रहा है, टीचिंग मेथड्स मॉडर्न हैं, जो टीचर्स हायर किए जाते हैं उनको ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, उनको इक्विप किया जाता है ताकि वो बच्चों को सही तरीके से हैंडल कर सकें, स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी या प्री स्कूल से लेकर और लेटर एजुकेशन तक। जो क्वालिफाइड फैकल्टी है उसको हाईली पेड फैकल्टी होती है, तो इस वजह से वो भी दिल लगा के काम करते हैं। फिर उनके अपने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उनके प्राइवेट ट्यूशन्स वो लोग दे रहे होते हैं। सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी फोकस करवाया जाता है, जो कि सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कराती है, जो कि हम लेटर पार्ट के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि वो ब्रिटिश सिस्टम ही चल रहा है, तो हमारे यहाँ भी एक और चैलेंज भी है। एक तो ये कि जो बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा होता है वो ट्यूशन ज़रूर पढ़ता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपके अखराजात और बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, और मेमोराइजेशन और लर्निंग, रट्टा लगाने के ऊपर फोकस होता है, भाई रट्टा लगाओ रट्टा लगाओ, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या वो गवर्नमेंट स्कूल है, पाकिस्तान में ऐसा ही चल रहा है। अच्छा, क्रिएटिविटी के ऊपर उनका इन्फोसिस भी नहीं है। और सेकंड चीज़ ये कि भाई इलीट जाते हैं वहाँ पर, पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे को बेहतर बैग चाहिए, बेहतर ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए, बेहतर यूनिफॉर्म चाहिए। अगर थोड़े बड़े ग्रेड्स में वो चला जाए, ए लेवल्स ओ लेवल्स कर रहा है, तो उसको अपनी गाड़ी चाहिए, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं कर सकता। सो ये वो सारी चीज़ें हैं कि, या कोई छोटी गाड़ी में जाता है तो भी शर्मिंदा हो जाता है। एक और प्रेशर
फर्स्ट आने का। भाई फर्स्ट आना बहुत ज़रूरी है, अच्छे ग्रेड्स लाना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रेशर जो है बच्चों को सॉफ्ट स्किल्स सीखने नहीं देता। बिल्कुल। तो अगर हम ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को अगर देखें तो दो तबकाती निज़ाम चल रहा है, जिसमें एक अमीर हैं और एक गरीब हैं। अमीर प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, वो अंग्रेज़ी सीख जाते हैं और वो फ्लुएंट इन इंग्लिश होते हैं। उनकी एजुकेशन थोड़ी बेहतर होती है क्योंकि उन्होंने क्वालिफाइड टीचर से पढ़ा होता है। और जो गवर्नमेंट के बच्चे होते हैं वो पूरी मेहनत करते हैं, वो फर्स्ट भी आ जाते हैं, मगर ना ही उनकी लैंग्वेज डेवलप करवाई जाती है, ना वो अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। और ये ब्रिटिश जो हमारे पास आए थे कॉलोनियल एरा के अंदर, इन्होंने इंग्लिश का सिस्टम ऐड कर दिया था कि जिसको इंग्लिश आएगी वो काबिल होगा और जिसको इंग्लिश नहीं आएगी काबिल नहीं होगा। और आज 200 साल गुजर जाने के बावजूद भी, तकरीबन 200 साल गुजर जाने के बावजूद भी हम इसी सिस्टम के गुलाम हैं। आई होप कि हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी। बहरहाल क्योंकि आपकी मेरी सिटिंग बड़ी लंबी हो गई है, और सो टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पर, और आई होप कि कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो कि हम अडॉप्ट कर लेंगे, और छोटी सी चेंज जो है वो बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। Thank you, Numan, for your expertise and insight with us. And it's clear that you are all-rounder, but yeah, you are passionate about education reform. And we appreciate your dedication actually. और यकीनन हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ समझ में आया होगा, और प्लीज अपनी राय कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। टेक केयर।